पहले सबसे पहले इस पेज का मैं रूट लिख दूं, क्योंकि ये सारे रूट्स इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। एवियरी, एवियरी क्या है, ध्यान से सुनना बेटा। जहां पर बर्ड्स का पालन किया जाता है, देखोगे कबूतर का पालन किया जाएगा, है ना, जहां पे बर्ड्स का पालन किया जाता है उसको एवियरी कहते हैं। तो जो पालन करने वाला होता है ना, जो वहां पे रह के सबका बर्ड्स का देखभाल करता है, उसको ट्रेन करता है, वो एवियरिस्ट होता है। यहाँ चांदनी चौक में मिलेंगे आपको कई घर, जहाँ पे छत पर से वो कबूतर को उड़ाते हैं, फिर कबूतर घूम के आता है, फिर उसी के छत पर बैठता है, वो ट्रेन करते रहते हैं, वो एवियरिस्ट होते हैं। जो पक्षी पालन करते हैं वो एवियरिस्ट होते हैं। एवी कल्चर बेटा, कल्चर वर्ड कहीं दिखे ना, तो अगर जानवरों की ब्रीडिंग करता है तो कल्चर कर रहा है। और प्लांट्स का ग्रोइंग किया जाता है ना, प्लांट्स को तो ग्रो करते हैं ना, तो या तो ब्रीड या तो ग्रो, जो भी उसका पालन करेगा वो कल्चर करेगा। इसीलिए एविकल्चर होता है पंछी पालन। पंछी पालन, पंछी पालन करने वाला, और जहां पंछी पालन किया जाता है, देखो ठीक है। एवीसाइड, पंछियों की हत्या इस एवीसाइड। जब बर्ड्स फ्लू फैलता है ना, तो एवीसाइड किया जाता है, पकड़ के सारे पंछियों को मार दिया जाता है, क्योंकि बर्ड फ्लू फैला है। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी का मतलब होता है पंछियों की पढ़ाई, यानी बर्ड्स की पढ़ाई। लॉजी का मतलब स्टडी हुआ, तो स्टडी ऑफ बर्ड्स इज ऑर्निथोलॉजी। एंड वन हु स्टडीज बर्ड्स, उसको ऑर्निथोलॉजिस्ट कहते हैं। जो बर्ड्स को पढ़ता है ना, वो ऑर्निथोलॉजिस्ट होते हैं। देखिए हो ना 2.0 जो पिक्चर बना था, जिसमें रजनीकांत था और जिसमें वो था अक्षय कुमार था। तो अक्षय कुमार ऑर्निथोलॉजिस्ट था, उसने प्रॉब्लम्स देखा बर्ड्स का, तो वो बहुत दुखी होकर सुसाइड कर लेता है। नहीं, वही पिक्चर नहीं देखा आपने? ऑर्निथोलॉजिस्ट साइंटिफिक तरीके से बर्ड्स की स्टडी करने वाले होते हैं, और एवियरिस्ट तो होते हैं बस ऐसे ही जो पंछी पालन करने लगते हैं। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट पेज और इसका रूट पहले देखो। अब आओ एविएशन और एविएटर। बेटा एव का मतलब तो बर्ड्स होता है, लेकिन जानते हो बर्ड्स के शेप का ही प्लेन क्यों बनाया गया? क्योंकि जो प्लेन की डिजाइनिंग करने वाले शुरू के हमारे जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने माना कि लाखों लाख साल की इवोल्यूशन के बाद नेचर ने ये पाया कि ये शेप होता है तो ज्यादा अच्छा से उड़ते हैं। यानी आगे बीक निकला हुआ, ऐसे पंख निकले हुए, ऐसे एक पूंछ निकला हुआ, तो हमारे पंछी सबसे ज्यादा इवॉल्व होते 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 जब ये शेप लिया है, इसका मतलब यही शेप होना चाहिए हमारे हवाई जहाज का भी। तो उन लोगों ने पूरा सारा का सारा जो टेक्नोलॉजी सोचा कि अच्छा देखो उनके पंछी हल्के कितने होते हैं, तो हमें हल्का बनाना पड़ेगा, पंछी का शेप कैसा होता है ना, सब कुछ वहीं से लिया गया। इसीलिए पूरा हमारा जो फ्लाइट का डिपार्टमेंट है, सेक्टर है, मिनिस्ट्री है, इन सब के लिए बढ़ाया एविएशन। एविएशन मिनिस्ट्री देखते ही हो, एविएशन सेक्टर देखते ही हो। सो एविएशन इज रिलेटेड टू फ्लाइट्स, रिलेटेड टू प्लेन्स। और एविएटर कौन है? तो पायलट होंगे, जो हवाई जहाज उड़ाएंगे वो पायलट होंगे, वो एविएटर होंगे, है ना। बच्चों के, अपने बच्चों का जो पालन करते हो ना बेटा, उसको हम ब्रिंग अप करना कहते हैं।
ओविपेरस एंड विविपेरस। बेटा ओवी वर्ड बना है ओवम से। ओवम जो फीमेल के अंदर जो ओवरी होता है उसके अंदर ओवम होता है, वहां पे एग्स प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए ओवी रूट है एग का। अब पेरस वर्ड हैज कम फ्रॉम प्रोड्यूसिंग, यानी जो अंडा देने वाले जानवर होते हैं वो ओविपेरस होते हैं। और वीवी बना है वाइवा, देखो वाइवा वर्ड बना है वीवी से। जब आप वाइवा देने जाते हो तो जीता जागता सामने खुद पेश होते हो, कागज में लिख के आंसर शीट नहीं भेज देते हो, यानी जीवित इज वाइवा। विवा वीवी जो है वो रूट है जीवित का, यानी जो जिंदा बच्चा पैदा करते हैं, है ना, वो विविपेरस होते हैं। ठीक है, विविपेरस का ये कान का आपका जो बाहर पिन्ना है ना, अगर ये होता है तो विविपेरस वाले होते हैं, है ना, वो विविपेरस होते हैं। नेक्स्ट आओ, अभी मैंने एवी बताया था, एव्स यानी बर्ड्स, तो एपियरी का मतलब बीस। एपी जो रूट है वो है बी का। एपियरी होता है जहां मधुमक्खी पालन किया जाता है, तो एपियरिस्ट हुआ मधुमक्खी पालन करने वाले। जो एपियरिस्ट होते हैं वो मधुमक्खी पालन करने वाले होते हैं, और एपियरी होता है जहां मधुमक्खी पालन किया जाता है। देखो नेक्स्ट आओ, अगेन सेम वर्ड बेटा, कल्चर। कल्चर मतलब पालन करना, वही पालन। साइड वही हत्या, है ना। तो देखो खाली एपी चेंज हुआ, एपी कल्चर, एपियरी सब वही है, खाली पी का वी का पी हो गया बस। तो एपीकल्चर होता है मधुमक्खी का पालन, और एपीसाइड होता है मधुमक्खी की हत्या। ठीक है, मधुमक्खी का छत्ता काट के हटा दोगे, मधुमक्खी सारे मर जाएंगे, तो एपीसाइड हो जाता है। नेक्स्ट आओ, अब इन दो वर्ड का कोई रूट नहीं, याद रखना। ऑफ एफोरिज्म और ऑब्जुरेसी का कोई रूट नहीं है। एफोरिज्म होता है एक छोटा सा सेंटेंस, कोई भी फ्रेज जिससे मीनिंग अपने आप क्लियर हो जाए। एफोरिज्म होता है कोई भी फ्रेज जिससे मीनिंग अपने आप क्लियर हो जाए। जैसे कि अगर मैं कहूं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, है ना, जैसे मैं कई बार लड़कों को चिढ़ाती हूं मैन विल बी मैन, है ना, तो वो क्या है, एफोरिज्म है। एक शॉर्ट फ्रेज दैट एक्सप्रेसेस इन अ क्लेवर वे समथिंग दैट इज ट्रू, है ना। जैसे आप कई बार कोई अच्छा काम करते हो, एक्सपेक्ट करते हो रिवॉर्ड का, अरे भगवान ने आपको इतना बड़ा रिवॉर्ड दिया हुआ है कि आपका दिल अच्छा है। वर्च्यू इज इट्स ओन रिवॉर्ड। वर्च्यू मतलब अच्छाई, अपने आप में एक रिवॉर्ड है जो भगवान ने आपको दिया, उसके बदले में आप अच्छा काम करने के बदले में आपको क्या रिवॉर्ड चाहिए, है ना। तो एफोरिज्म इज अ स्मॉल अ शॉर्ट फ्रेज जो अपने आप में क्लैरिटी रखता है, जो बोलना चाहता है, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं बनती। ठीक है, अ शॉर्ट फ्रेज दैट एक्सप्रेसेस समथिंग दैट इज ट्रू। एक और इसका इडियम, एक और इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है ट्रूइज्म, ये भी वही सेम चीज है। ठीक है, ऑब्जुरेसी। ऑब्जुरेसी का मतलब होता है जब आप ढीठ होते हो ना तो ऑब्जुरेट होते हो, है ना, ऑब्स्टिनेट होते हो। लेकिन ऑब्जुरेसी नाउन लिया है तो मैं उसी का सिनोनिम लूं, ऑब्स्टिनेसी। ठीक है, ऑब्जुरेट का सिनोनिम ऑब्स्टिनेट होता है, मैंने ऑब्स्टिनेसी लिया। टेनेसिटी, अड़ जाते हो किसी बात पे, टेनेशियस होते हो, उसी का नाउन बना टेनेसिटी। ठीक है, स्टबर्ननेस, ढीठपन जो होते हैं, जो ढीठ होते हैं उसको स्टबर्न बोलते हैं, तो उसी का स्टबर्ननेस। देखो नेक्स्ट आओ, पोडियाट्रिस्ट। पोडिया जहां भी देखो समझ जाओ पैर की बात हो रही है, और कायरो जहां देखो समझ जाओ हाथ की बात हो रही है। लेकिन इसमें देखो हाथ भी है और पोडिया भी है, पैर भी है ना, दोनों है, दोनों रूट है इसमें। लेकिन जानते हो कायरोपोडिस्ट पुराना वर्ड है, पोडियाट्रिस्ट नया वर्ड है। जब शुरू में जब डॉक्टर्स बन ही रहे थे कि अच्छा मैं
ब्रेन का डॉक्टर रहूंगा और मैं हाथ का डॉक्टर रहूंगा, तो माना गया कि भाई ठीक है, हाथ भी तो शरीर के बाहर निकला हुआ है, पैर भी शरीर के बाहर निकला हुआ है, तो हाथ और पैर तो दोनों लिम्स है, तो जो पैर का इलाज करेगा वो हाथ का भी कर सकता है। इसीलिए हाथ और पैर के जो डॉक्टर्स थे उनको कायरोपोडिस्ट कहा गया। फिर माना गया कि नहीं यार, हाथ का इलाज अलग तरीके से होता है, पैर का इलाज अलग तरीके से होना चाहिए। इसीलिए फिर पोडियाट्रिस्ट कर दिया गया। पोडियाट्रिस्ट मतलब पैरों के डॉक्टर, स्पेशली खाली जो पैर के डॉक्टर्स होंगे वो पोडियाट्रिस्ट कहलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज में आए। इस पेज में भी आपको दिखेगा इसमें सिर्फ यही दो रूट है, एक और वर्ड है आ जाओ फर्स्ट वर्ड कायरोमैंसी। बेटा कायरो का मतलब तो होता है हाथ, और जो मैंसी होता है ना, एक डिवाइन नॉलेज बाय स्पेसिफाइड मीन्स कहते हैं मैंसी। मतलब डिवाइनेशन, मतलब डिवाइन, एक आप आध्यात्मिक कुछ आपको नॉलेज हो रहा है, कोई स्पेसिफाइड मीन्स है, तभी आप क्या होगे, हाथ का रेखा पढ़ के कह दोगे तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारी किस्मत में ये लिखा हुआ है ना। तो कायरोमैंसी होता है हस्तरेखा विज्ञान। क्लियर। आइकोनोक्लास्ट, इसको इंग्लिश में एक और इसका सिनोनिम है पामिस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट आइकोनोक्लास्ट। बेटा आइकन होते हैं प्रतीक, सिंबल, कोई चीज, जैसे कहते हैं ना वो यूथ आइकन है, जैसे धोनी को यूथ आइकन माना गया है ना, कि भाई यूथ चाहता है कि हम धोनी जैसा हो, उसी का पिक्चर किया तो सब कोई धोनी के जैसा ही अपना सुशांत सिंह राजपूत को भी आइकन मानने लगे, तभी तो उसके मौत को कोई एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, उनके फैंस अभी भी उनके लिए बहुत दुखी रहते हैं, है ना, क्योंकि उनको प्रतीक के रूप में मानते थे। फाइन, तो आइकन का मतलब प्रतीक होता है, क्लास्ट मतलब तोड़ना। भाई आपके समाज के भी कुछ प्रतीक है, क्या है, आपको 25-30 साल में शादी कर लेनी चाहिए, आपके बच्चे होने चाहिए, आपको एक 9 to 5 का जॉब होने चाहिए, समाज चाहता है कि आपके पास एक सरकारी नौकरी हो, है ना। अब आप कहोगे मुझे नहीं, मतलब मैं शादी वादी नहीं करने वाला, मैं शादी करूंगा ही नहीं, शादी करते ही नहीं हूं, है ना, 9 to 5 जॉब मैं कर ही नहीं सकता, ठीक है, मैं राइटर बनूंगा, मैं विदेश घूमूंगा, मैं कहीं जगह जगह घूमूंगा। अरे यार, आप समाज के बनाए हुए नियम को तोड़ रहे हो, तो आप क्या हो, आप आइकोनोक्लास्ट हो, आप बोहेमियन हो। होमो का मतलब होता है सेम, हेट्रो मतलब डिफरेंट, जो डिफरेंट वे में सोचता है वो हेट्रोडॉक्स होता है, इसका एंटोनिम ऑर्थोडॉक्स होगा, याद रखना। इसीलिए इन तीनों का अगर मैं एंटोनिम बात करूं तो ऑर्थोडॉक्स होगा। है ना, ट्रेडिशनल होगा, आप पारंपरिक हो, ट्रेडिशनल, आप कन्वेंशनल हो, ट्रेडिशनल, कन्वेंशनल, ऑर्थोडॉक्स, ये सब क्या है, ये एंटोनिम है हेट्रोडॉक्स, बोहेमियन और आइकोनोक्लास्ट का। अब सुनो, आइकोनोक्लास्ट, बोहेमियन, हेट्रोडॉक्स, जो बिल्कुल गैर पारंपरिक तरीके से सोचता है, उल्टा परंपरावादी, है ना। मोहब्बतें देखे हो ना, उसमें जो अमिताभ बच्चन था वो कैसा था, ऑर्थोडॉक्स, ट्रेडिशनल, कन्वेंशनल, और जो शाहरुख खान था वो कैसा था, आइकोनोक्लास्ट, बोहेमियन, हेट्रोडॉक्स, है ना। अब आते हैं वर्ड क्यूजोटिक से। बेटा क्यूजोटिक जानते हो, एक स्टोरी से बना हुआ है, एक सीरीज से बना हुआ है। एक आदमी था डॉन क्विजोट, वो बहुत सारे वीरता की कहानी पढ़ा, कैसे वीर लोग दुनिया को बचाते हैं और गलत के साथ गलत कैसे करते हैं, और अच्छों को, गरीबों को कैसे वो हेल्प करते हैं, बहुत सारी ऐसी कहानी पढ़ा उसने, है ना। फिर हो गया पागल, और उसके बाद क्या हुआ, जब वो पागल हो गया तो फिर वो ऐसे ऐसे आइडियाज देता था, जिन आइडियाज को फॉलो करके
जिन आइडियाज को फॉलो करके और पूरी दुनिया को बचाया जा सकता है, ऐसे आइडियाज से था। लेकिन वो ऐसे आइडियाज होते थे जो कि हाईली इम्प्रैक्टिकल होते थे और महा फूलिश आइडियाज होते थे। इसीलिए थ्योजोटिक का मीनिंग क्या निकला? एक्सट्रीमली आइडियलिस्टिक। आइडियलिस्टिक का मतलब आदर्शपूर्ण, ठीक है, और इम्प्रैक्टिकल जो व्यवहारिक है ही नहीं। अब आओ, थ्योजोटिक का एंटोनिम क्या होगा? प्रैग्मेटिक। ये जब इम्प्रैक्टिकल है और ये प्रैक्टिकल है तो दोनों एक दूसरे का एंटोनिम होगा ना, थ्योजोटिक और प्रैग्मेटिक, ठीक है, एंटोनिम है एक दूसरे का। अब आओ नेक्स्ट, शिवलरी, ब्रेजननेस, डच करेज और ब्रेविडो। ये 4 वर्ड एक साथ समझना अच्छे से, मीनिंग तो सब लिखा हुआ है, समझने की कोशिश करो। बेटा शिवलरी है ना, महिलाओं को बहुत पसंद आता है। क्यों? ऐसे लोग वीर भी होते हैं, शिवलरस जो होते हैं ना, वो तो वीर तो होते ही होते हैं। अब सुनो, शिवलरी का मतलब क्या होता है? ऐसे मर्द जो शिवलरस होते हैं वो वीर तो होंगे ही होंगे, लेकिन उसके साथ पोलाइट होंगे, महिलाओं को देख के उनको सम्मान में सर झुकाएंगे, है ना, आपके लिए दरवाजा खोलेंगे, आपको कहेंगे फर्स्ट यू, आपको पहले बिठाएंगे, आपके लिए कुर्सी खींचेंगे। अरे यार, ऐसा मर्द बहुत अच्छा लगता है जो बहुत पोलाइट हो, विनम्र हो, आपके प्रति सम्मान भी दिखाए। देखो, काइंड बिहेवियर बाय मेन हु शो रेस्पेक्ट टुवर्ड्स वीमेन। इसलिए महिलाओं को शिवलरस पुरुष पुरुष बहुत पसंद है, ठीक है। सारे ब्रेव से रिलेटेड याद रखना, ब्रेजननेस, ब्रेजननेस पसंद नहीं आता। क्यों? अगर मैं ये कहूं, यार देखो, पाकिस्तान के जो सैनिक थे कितने वीर थे, एलओसी क्रॉस किए और हमारे सोए हुए सैनिकों का गला काट के ले गए। आप कहोगे कितना वाहियात थे, है ना। अरे युद्ध के मैदान में ठीक से लड़ो, ये सोए हुए सैनिक का काटना ये कोई बहुत बड़ा वीरता थोड़ी है तो काटता है। लेकिन वो तो लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके आए, है ना, और आपके देश में घुस के काट के लेके गए। तो भाई ऐसे कैसे कह रहे हो कि वीर नहीं है? कुछ वीरता ऐसे होते हैं बेटा जो आपको पसंद नहीं आता, गंदा लगता है। जैसे आप अपने फादर से बहस करोगे, है ना, अपने फादर से बहस करोगे तो आपको अच्छा लगेगा? किसी को सुनने में अच्छा लगेगा? नहीं ना। लोग कहेंगे कितना वाहियात लड़का है, लेकिन भाई उसमें भी तो बहुत वीरता चाहिए अपने बाप के सामने बहस करने में। बट दैट इज कॉल्ड अनड्यू ब्रेवरी, ऐसी ब्रेवरी जो गंदा लगता है देखकर, है ना, राइट। यही गंदा लगता है देख के, उसको आप ब्रेजननेस कहोगे। एक ब्रेवरी आता है इन मर्दों में, देखोगे शराब पी लेंगे उसके एकदम शेर बन जाएंगे, और शराब का नशा उतरा तो शेरू बन जाएंगे, है ना। शराब के नशे में एकदम शेर बन जाते हैं वो। दैट इज कॉल्ड डच करेज। बेटा अंग्रेज जिससे जिससे लड़ते हैं ना, उसकी ऐसी तैसी करते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस में। सालों साल बच्चे दर बच्चे पढ़ते हैं और फिर मजाक उड़ाते हैं। अच्छा, डच लोग, डच करेज का मतलब यही होता है, शराब के बाद जो नशा में आपको वीरता आ जाए वो डच करेज है। यानी डच को बिना शराब पिए वीरता नहीं आता क्या, है ना। तो वही हुआ, डच करेज का मतलब हो गया जो शराब के नशे में वीरता आ जाए। और ब्रेविडो बहुत ज्यादा फस, दिखावा। क्या का? ब्रेवरी का। ब्रेवरी है नहीं लेकिन दिखावा ब्रेवरी का। मतलब जब लड़की पास से गुजरती है ना, लड़का को देखना एकदम कैसे दम तड़ंग के, हाँ हाँ भाई क्या कर लेगा तू, है ना, एकदम लड़ाई झगड़ा शुरू करता है। लड़की देखेगी अच्छा बहुत हिम्मत वाला लड़का है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है। जब वो आगे निकल जाएगी तो कहेगा भाई माफ करना। अगला भी उसको माफ कर देता है, क्योंकि सारे लड़के तो एक ही प्रजाति है ना, सारे के सारे मेन, तो मेन, ऑल मेन आर सेम, जानते ही हो, है ना। तो वो क्या दिखा रहे हैं? वो ब्रेविडो दिखा रहे हैं, झूठी वीरता, जो वाकई में वीरता है नहीं उसमें, लेकिन दिखावा कर रहे हैं वीरता का। क्लियर? चलो नेक्स्ट आओ, सिनिकल। सिनिकल का मतलब क्या है? देखो, ऐसा व्यक्ति जो सबको स्वार्थी समझे, ये माने कि यार हर बंदा इस दुनिया का स्वार्थी है। और अगर मान लो, जैसे क्या होता है ना, कई बार बच्चे पूछते हैं मैम ये एग्जाम देना है, डिस्क्रिप्टिव का पेपर आ गया है, क्या करें? तो मैं कहती हूँ डिस्क्रिप्टिव बैच ले लो, वॉल्यूम 3 ले लो। फिर कहेंगे यार बाजार में तो इतनी बुक्स है, मैडम ने किसी बुक का नाम नहीं लिया, अपनी ही किताब का नाम लिया। स्वार्थी है ना, अपना ही कोर्स बेचना चाहती। अरे भाई मैंने अपनी किताब लिखी तो मैं उसको लेकर कॉन्फिडेंट हूं, तो मैंने कह दिया, है ना, कि ले लो।
यानी आप क्या सा सोच रहे हो, आपको लग रहा है कि सारी दुनिया में सभी लोग स्वार्थी है। यानी ऐसे लोग जो ये मान के चलते हैं कि सभी लोग स्वार्थी है, वो सिनिकल होते हैं। ठीक है, वो हमेशा हर बात में नेगेटिव चीजें ढूंढते हैं। नेक्स्ट, मेटिकुलस। बेटा ये मेटस से बना है। मेटस का मतलब फियर होता है। जब आप में एक डर होता है यार कहीं कुछ गलत ना हो जाए, बहुत सावधानी से कोई काम करते हो ना, उसमें एक भी गलती नहीं रहता, तो कहेंगे मेटिकुलस टास्क, यानी कि बहुत सावधानीपूर्ण किया हुआ टास्क, वेरी केयरफुल, विजिलेंट, अलर्ट, जिंजरली, जिसको कहते हो चौकस, है ना, अति सावधान। ये इसका सिनोनिम है। देखो नेक्स्ट आओ, बना है वर्ड वर्च्यू, जिसका मतलब होता है अच्छाई। मैग्ना जहां दिखे आप समझ जाना बड़ा, ठीक है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। बाकी 35 तक कोई रूट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सिखा दूंगी आपको दूसरे तरीके से याद करने का तरीका। वर्चुअस, वर्चुअस का मतलब होता है अच्छाई से भरा हुआ। अगर आप में अच्छाई नहीं है, बुराई है, तो वर्चुअस का एंटोनिम होता है विशियस, बुराई से भरा हुआ, विशियस। वर्चुअस होते हैं जिसमें अच्छाई हो, ठीक है, जो अच्छी इच्छा रखता है दूसरों के लिए वो वर्चुअस होते हैं, जो बुरी इच्छा रखता है दूसरों के लिए वो विशियस होते हैं। वर्च्यू से वर्चुअस बना है एंड वाइस से विशियस बना है। लेकिन वर्च्यू से कोई मतलब नहीं है वर्चुअसों का। वर्चुअसों का मतलब होता है स्किलफुल, एक्सपर्ट, एडेप्ट, डेफ्ट, याद करो, प्रोफिशिएंट, पास्ट मास्टर, वेटरन, उल्टा ग्रीन हॉर्न, इनएक्सपीरियंस्ड, ग्रीन, है ना, टाइडो, वो सारा एंटोनिम सिनोनिम कर चुके हैं। अब आओ मैग्नानिमस। मैग्ना का मतलब होता है बड़ा, बड़े दिल वाला, मैग्नामिनस। मैग्नानिमस का मतलब होता है जो दिल खोल के दूसरों की सहायता करता है, काइंड एंड जेनरस, जिसका सिनोनिम कह सकते हो म्यूनिफिसेंट। जिसको मैंने कहा मैग्ना मतलब बड़ा, बड़े दिल वाला, यानी लार्ज हार्टेड। बेटा अब इसका सिनोनिम एंटोनिम में वर्चुअसों का यहां नहीं लिखूंगी, बहुत लिखा हुआ है। नेक्स्ट आओ पुसिलानिमस। ऐसे याद रखो ना, पुसी कैट की तरह, बिल्ली को ऐसे करते भाग जाती है बिल्ली, है ना, मतलब बहुत डरपोक, चिकन हार्टेड, है ना, चिकन हार्टेड, टिमिड, कावर्डली, चिकन हार्टेड। इसका मतलब क्या हुआ, मैं कह रही हूं पुसिलानिमस को ऐसे याद रखो ना, पुसी कैट, है ना। इनडिफरेंट ऐसे याद रखो कि इधर जब कोई शीशा खटखटाता है आपके गाड़ी का भीख मांगने के लिए, तो आप डिफरेंट डायरेक्शन में देखने लगते हो, क्योंकि आप इनडिफरेंट हो। यार भाड़ में जाए मुझे क्या मतलब, भूखा मरे हमें क्या मतलब। इनडिफरेंट का मतलब होता है जिसको मतलब नहीं रखने वाला जो रवैया होता है ना, वो इनडिफरेंट होते हैं। यानी जब आप डिफरेंट डायरेक्शन में देखते हो तो आप इनडिफरेंट होते हो, नॉट इंटरेस्टेड, इनकंसिडरेट, आप उनके प्रॉब्लम को समझते नहीं हो, आप नहीं कंसिडर करते हो, तो इनकंसिडरेट हो। एपैथेटिक, कई बार इसको क्रुएल्टी माना जाता है, इसलिए कैलस वर्ड भी यूज कर देते हैं इसके साथ, ठीक है। इनसेंसिटिव, संवेदनहीन, संवेदनहीन। इनकंसिडरेट, एपैथेटिक, ये सब है इसका सिनोनिम, जिसका मतलब है कि आप संवेदनहीन हो। एंटोनिम कंसिडरेट हो गया, इनडिफरेंट, नॉट इंटरेस्टेड, इनकंसिडरेट, एपैथेटिक, कैलस, इनसेंसिटिव, ठीक है। इन सब का मतलब क्या होता है, इन सब का मतलब होता है इनसेंसिटिव। हैचेट, बेटा बरी का मतलब होता है गाड़ना, और हैचेट का मतलब होता है वो छोटी वाली जो कुल्हाड़ी होती है ना वो। लेकिन इडियम्स एंड फ्रेजेस में एक एक वर्ड का मीनिंग नहीं देखते हैं,
इडियम्स एंड फ्रेजेस में हम एक एक वर्ड का मीनिंग नहीं देखते हैं, बल्कि एज ए होल मीनिंग देखते हैं। बरी द हैचेट का मतलब जब आपके बीच में झगड़ा होता है ना, गांव में क्या करते हैं, कुल्हाड़ी रख के सोते हैं, कोई आएगा तो ऐसे मारेंगे तो मर जाएगा, है ना। तो जब आपके बीच में शांति बहाल कराई जाती है तो पंचायत कहता है घर में जितने भी तरह के कुल्हाड़ी वगैरह सब लाके यहाँ गाड़ो, राइट, और दोनों गले मिलो। इसका मतलब है अपने जो दुश्मनी है उसको भूल कर यू हैव टू मेक पीस, एंड क्वारल और मेक पीस। इसका मतलब होता है बरी द हैचेट, झगड़ा खत्म करना और शांति बहाल करना। देखो, चलो देखो नेक्स्ट क्या है बेटा, 37, 38, 39 एक साथ देखो। बीट द एयर, बीट का मतलब बेटा यहां पर हाथ मारना यानी पीटना की बात हो रही है, हराना नहीं, पीटना की बात हो रही है, पीटना। लॉक का मतलब होता है चाबुक मारना, और मारना, और सैंड्स का मतलब होता है रेगिस्तान। प्लाव का मतलब होता है हल जोतना। अगर आप हवा में हाथ मारते रहो ना, कुछ नहीं होगा, कुछ हो रहा है हाथ ही दर्द कर जाएगा, यानी सिर्फ आप अननेसेसरी कोशिश कर रहे हो, है ना, सिर्फ हाथ मार रहे हो, कुछ होने जाने का तो है नहीं ऐसे हाथ मारने से। एक मरे हुए घोड़े को चाबुक मारते रहो, वो थोड़ी उठ के दौड़ेगा। तो रेगिस्तान में हल जोतते रहो, यहां अनाज थोड़ी उगेगा। इसका मतलब आप जो कर रहे हो ना, बिना फायदे का मेहनत कर रहे हो, जिसमें कुछ नहीं होने वाला, जिसमें कुछ नहीं होने वाला, कोई परिणाम, कोई फल नहीं मिलने वाला, आप बेकार का मेहनत कर रहे हो। नेक्स्ट आओ, बिल्ड कासल्स इन द एयर। कासल का मतलब होता है किला, हवाई किले बनाना। भाई हवा में किले आप बनाओगे, बन सकता है क्या? नहीं। तो बेवजह बकवास कर रहे हो, यानी कि आप ऐसे प्लान्स कर रहे हो जो कभी हो ही नहीं सकता, ऐसा प्लान जो कभी भी फ्रूटफुल नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड बिल्डिंग कासल इन द एयर। ब्रिंग टू बुक, बुक लेके खड़े हैं किनारे, कौन? ट्रैफिक पुलिस वाले, गाड़ी का चालान होगा, इधर आइए। क्या है ब्रिंग टू बुक? इसका मतलब हो गया कि आपको पनिशमेंट मिलना, या फिर आपका ब्रिंग करना बुक, इसका मतलब हो गया कि आपका चालान होगा, या फिर पूछा जाएगा क्यों किया तुमने ऐसा। टू पनिश समवन और मेक समवन एक्सप्लेन हिज बिहेवियर पब्लिकली, ठीक है। और लास्ट पेज आओ, इन गुड बुक्स। अगर आप अपने बॉस, आपके गुड बुक्स, आप अपने बॉस के गुड बुक्स में हो, तो पता है बॉस क्या करेगा? आपका अच्छा रिपोर्ट ऊपर भेजेगा, आपका इंक्रीमेंट अच्छा होगा। तो क्या कहोगे? आई एम इन गुड बुक्स ऑफ माई बॉस। लेकिन अगर आपका डिमोशन हुआ, आई वॉज इन बैड बुक्स ऑफ माई बॉस, इसका मतलब है कि वो आपके पक्ष में नहीं सोच रहा था, आपके बारे में उसका अच्छा इंप्रेशन नहीं था। कि विरुद्ध होना, नॉट लाइक्ड बाय समवन, एंड इन गुड बुक्स टू बी इन समवन्स फेवर। हिएटस, अंतराल, एक छोटा सा टाइम जिसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं होता है ना। एक हियाटस का मतलब होता है एक ऐसा पीरियड जिसमें कोई एक्टिविटी नहीं होता, दैट इज हियाटस, ठीक है। एंड हॉब्सन्स चॉइस का मतलब होता है कि आपके पास कहने को तो चॉइस है लेकिन कोई चॉइस नहीं है, ठीक है। कहने को चॉइस है लेकिन कोई चॉइस नहीं है, यानी कि जो है बस उसी को उठाओ। जैसे कि हॉब्सन नाम का एक आदमी था, उसने एक सराय बना रखा था, उसने अपना सराय का जो ये था, चार्ज था, बहुत कम रखा हुआ था। तो जब लोग आते हैं वहां ठहरते तो कहते थे कि अरे बहुत सस्ता है। तो सर बहुत सस्ता है, लेकिन आपको हमारे यहां से ही अपने घोड़े के लिए घास वगैरह खरीदना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है ठीक है, इतना सस्ता है, घोड़ा ले जा। क्योंकि घोड़े के लिए अस्तबल सब जगह होता था, क्योंकि उसमें मोटर गाड़ी नहीं होती थी ना, है ना। लेकिन जब बिल आता था तो सर पीट लेते थे लोग कि भाई अस्तबल का रेट ज्यादा है, लेकिन उसके बाद उनके पास कोई चॉइस होता था? नहीं, पे तो करना ही पड़ता, क्योंकि वो पहले कह चुके होते थे कि ठीक है हम यहीं पर घास, घोड़े का भी और अपना भी, सब कुछ यहीं से खरीदेंगे। सो हॉब्सन चॉइस मतलब दिखने में तो लगता है कि चॉइस है, बट यू हैव नो चॉइस, ठीक है। क्लियर? ये हमारा 3 नंबर भी खत्म हो गया। थैंक यू सो मच।